सरकारी नौकरी यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हर कोई इंडिया में चाहता है कि उसकी एक स्टेबल सरकारी नौकरी हो। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल्स हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं रिलीजन के बेस्ड पर, या रेजिडेंस के बेस्ड पर, या लैंग्वेज के बेस्ड पर, या जेंडर के बेस्ड पर? जब दूसरे कास्ट को रिजर्वेशन प्रोवाइड हो रहा है तो क्या रिजर्वेशन उनका फंडामेंटल राइट है? इन सब क्वेश्चन के आंसर हम जानेंगे आज के टॉपिक जो है हमारा आर्टिकल 16, जो बेस्ड है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो आईएएस एस्पिरेंट्स, हमारा फर्स्ट जो आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्लॉज है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1, वो क्या बताता है? मेन जो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 है वो कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सरकारी नौकरी में यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप सरकारी जॉब का फॉर्म भरते हैं तो उसमें वुमेन्स के लिए कंसेशन होता है। सपोज बाकियों के लिए 500 फीस है, वुमेन्स के लिए 100 हो जाएगी, ये कभी कभी 0 फीस भी होती है। तो अब आपको ऐसे देख के लगेगा कि तो डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के बेस पर। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का असली मतलब ये है अगर वो फिल्टर आउट करते हैं, अगर वो लिखते हैं कि हम ये जॉब निकाल रहे हैं पर इसमें मेंस अलाउड नहीं है, या इसमें फलाना XYZ कास्ट अलाउड नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी इक्वल ट्रीटमेंट देना है जिससे सबको सरकारी नौकरी मिल सके, सरकारी नौकरी बैठने का मौका मिल सके, फॉर्म भरने का मौका मिल सके। तो अपॉर्चुनिटी तो हमें किसी से भी नहीं लेनी है। वुमेन्स को कंसेशन फीस में इसलिए दिया जाता है क्योंकि एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, सबको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। रूरल में आप देखेंगे, कहीं के किसी में भी देखेंगे कि फाइनेंशियल उनको एड इतनी नहीं मिलती है वुमेन्स को जितनी कि लड़कों को या एक मैन, एक पर्टिकुलर जेंडर को मिलती है। तो इसलिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सके, इसलिए ये आर्टिकल कहता है कि वुमेन्स को फीस में कंसेशन मिलता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक इक्वल हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें। क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज में यही तो बोलता है कि हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, अब जैसे बहुत फिजिकली एबल्ड पीपल होते हैं जिनका विजन इम्पेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं या जो बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको स्क्रिप्ट प्रोवाइड होती है, यानी कोई उनको जगह लिखता है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। अब आप बोलोगे कि हमें 2 घंटे का पेपर 2 घंटे में फिनिश करना है, उन्हें 2.5 घंटे में करना है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं सबको मौका मिलना चाहिए, बराबर का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा टाइम देके उनको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उन फिजिकली डिसेबल्ड है वो। ऐसे ही एग्जाम्पल हमने वुमेन्स का लिया था, फाइनेंशियली एड उतनी नहीं मिल पाती जितनी लड़कों को मिल पाती है, इसलिए उनकी कंसेशन फीस में कंसेशन दिया गया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है एग्जाम्पल से कि हमें जो एक हमें इन द सेंस कि ये आर्टिकल बोलता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, या किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में एक्सेस सबके पास होना चाहिए कि सब फॉर्म भर सके और एग्जाम में बैठ सके। कोई इसलिए पीछे ना हट जाए कि उसके पास ये सहूलियत नहीं थी, उसके पास ये फैसिलिटी नहीं थी, वो फिजिकली डिसेबल्ड था इसलिए वो पेपर में नहीं बैठ पाया, इसलिए उसकी जॉब नहीं लग पाई। तो ये सब को हटाने के लिए इसलिए ये आर्टिकल लाया गया था कि गवर्नमेंट को ये नहीं देखना है कि उनको क्या देना है, उनको बहुत सारी सोशल कंडीशंस भी देखनी होती है। तो हर सोशल कंडीशन को माइंड में रख के आर्टिकल तैयार किया जाता है। तो ये आर्टिकल और ये एग्जाम्पल भी इसलिए है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं जो है हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 2। सो आर्टिकल 16 क्लॉज 2, मेरा क्वेश्चन था कि क्या कोई भी स्टेट रेजिडेंस के हिसाब से यानी जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस स्टेट में आप रहते हो उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है? कि जैसे आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं या बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो दूसरे स्टेट वाले कहेंगे नहीं, इस स्टेट के लोग हमारे एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसा तो नहीं होता है, कोई भी स्टेट के लोग किसी भी स्टेट का एग्जाम भर सकते हैं।
ठीक है। जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप राजस्थान का एग्जाम भी भर सकते हैं, कोई राजस्थान का तो बिहार का एग्जाम भी दे सकता है, उस स्टेट में जाकर एग्जाम दे सकता है, उस स्टेट का पर्टिकुलर एग्जाम दे सकता है। तो अगर 16 क्लॉज 2 बोलता है कि ये प्रोहिबिट करती है स्टेट को, यानी कि सरकार को, गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करती, रोकती है कि वो किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिमिनेट का मतलब फिल्टर आउट नहीं करेगी किसी भी 7 ग्राउंड्स पर। कौन कौन से? रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड डिसेंट। डिसेंट मतलब लीनिएज यानी वंश, ठीक है। रिलीजन आप सब जानते हैं, कोई भी रिलीजन हो, रेस कोई भी कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, कहीं भी आप पैदा हुए हो, कहीं भी आप रहते हो, कोई भी आपका वंश हो, किसी भी ग्राउंड पर जो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सपोज किसी स्टेट ने, कोई ए स्टेट ने एग्जाम निकाला है, उनके यहाँ वैकेंसी है जॉब के लिए, उन्होंने फॉर्म निकाला है। तो अगर वो लिखते हैं कि सपोज ए स्टेट है, XYZ स्टेट के लोग आके ये फॉर्म नहीं भरेंगे, या आके यहाँ एग्जाम नहीं देंगे, या इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। सीसीसी ने फिल्टर कर दिया कि इतने लोग तो बैठ पाएंगे, इतने स्टेट के लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो किसी भी 7 जो ग्राउंड्स बताए गए हैं हमारे आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में, किसी भी बेस पर कोई भी स्टेट कोई भी ऐसी जॉब नहीं निकालेगी या नहीं ऐसा फिल्टर आउट करेगी कि आप इस बेस पर इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। अगर कोई पर्टिकुलर रीजन है, जैसे आप TNPC तमिलनाडु पब्लिक सर्विस का एग्जाम देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक साउथ की स्टेट है, सपोज नॉर्थ से बिलोंग कर रहे हैं, आप यूपी के हैं, ठीक है, तो आप तमिलनाडु का एग्जाम भी जाके दे सकते हैं। वहां अगर निकलती है पब्लिक सर्विस की कोई जॉब निकलती है तो आप वहां भी एग्जाम दे सकते हैं। पर अगर उन्हें हटाना है, सपोज उन्होंने फिल्टर लगाया, तो लैंग्वेज के बेस पे लगा सकते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि आप अगर यूपी के हैं तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे क्योंकि आप तमिलनाडु से बिलोंग नहीं करते हैं। वो ये कह सकते हैं कि इस एग्जाम के लिए आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि अगर तमिलनाडु में अगर आपकी जॉब लगती है, आप वहीं रहेंगे, तो वहां की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। लोगों को समझने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, वहां की सर्विस समझने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो वो इस बेस पे तो कह सकते हैं कि आपको तमिल लैंग्वेज जरूरी है इस एग्जाम में बैठने के लिए। पर वो ये नहीं कह सकते कि आप यूपी के हैं तो आप ये एग्जाम नहीं देंगे, या आप एक्स स्टेट कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आप ये एग्जाम नहीं देंगे, या आप XYZ रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो ये एग्जाम नहीं देंगे। अगर वो ऐसा मेंशन करते हैं किसी भी फॉर्म में तो ये डिस्क्रिमिनेशन है सीधा सीधा, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेस पे कर सकते हैं कि आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। यूपी का अगर कोई जा रहा है, जैसे हिंदी है, हिंदी कंपलसरी है यूपी में। अगर आपको लोगों से डील करना है, लोगों के बीच में रहकर जॉब करनी है, पब्लिक सर्वेंट हैं आप, तो आपको लोगों की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। उनकी प्रॉब्लम कैसे सुनेंगे आप? जब जब आपको लैंग्वेज आएगी तो उस बेस पर वो कंपल्शन कर सकते हैं। पर ये नहीं बैठेगा, ये नहीं आएगा, उस बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 हमें यही बताता है। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं, जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 3। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि एम्पावर्स पार्लियामेंट टू प्रोवाइड बाय लॉ रेजिडेंट एज अ ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन इन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब है जैसे यूपी, बिहार, कोई भी स्टेट, अपने इंडिया की जितनी स्टेट है वो यहाँ स्टेट का ये मतलब है। कहीं कहीं स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होता है, पर यहाँ स्टेट का मतलब है जितनी भी अपने इंडिया में स्टेट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, हमने 16 क्लॉज 2 में क्या पढ़ा है कि किसी भी 7 ग्राउंड्स पर जो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है कि आप XYZ कैटेगरी से, वो स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं। पर यहाँ आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में सीधा सीधा वो बोल रही है कि पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकता है कि रेजिडेंट के बेस पर सर्टेन कैटेगरीज में आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं कोई भी स्टेट के अंडर में। ये ज्यादा साउथ में जैसे आंध्रा, तेलंगाना या नॉर्थ ईस्ट में से मणिपुर साइड है, वो भी सर्टेन कैटेगरीज का मतलब क्या है, हर एक वर्ड का यहाँ मतलब है। सर्टेन कैटेगरीज का मतलब जैसे क्लैरिकल जॉब्स हो गई, जैसे क्लास 3,
या 4 जो जॉब्स होती हैं उन जॉब्स के लिए है। आप वहाँ क्लास 1 ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। पर अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा लॉ बना सकती है, उसको आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पार्लियामेंट को ही राइट दे रहा है। ये लॉ भी पार्लियामेंट बनाएगी कि पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है कि आंध्रा में क्लास 3 या क्लास 4 या क्लरिकल जॉब्स के लिए आपको आंध्रा का रेजिडेंट होना जरूरी है, ऐसा कर सकती है। एक लैंग्वेज देखिए आप, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप इससे बिलोंग करते हैं तो आप इसमें नहीं बैठेंगे, आपको आंध्रा का होना जरूरी है, तो ही आप अगर इस रेजिडेंट से बिलोंग करते हैं तो ही आप ये जॉब भर सकते हैं। क्लास 1 की आप जॉब भर सकते हैं, आप हमारा का पब्लिक सर्विस एग्जाम देना चाहें, क्लास ए का देना चाहें तो आप दे सकते हैं। पर कुछ जॉब्स के लिए, कुछ क्लरिकल जॉब्स के लिए पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो उस स्टेट में ये लॉ लगा सकता है कि अगर वो स्टेट चाहे तो पार्लियामेंट में, यानी कि अगर मैं अगर मैं हूँ आंध्रा मेरे अंडर में और मैं जॉब निकाल रही हूँ उसमें, अगर मैं चाहती हूँ कि इस क्लास 3 या 4 क्लरिकल जॉब के लिए आंध्रा के लोगों रेजिडेंट आए, तो मुझे पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा वो बिल पास करवाने के लिए, वो लॉ बनवाने के लिए। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकता लॉ। अगर मैं चाहूं तो मैं लॉ बना दूं, नहीं, मुझे पार्लियामेंट, मैं मतलब स्टेट पार्लियामेंट के पास जाएगा कि हमें ऐसे ऐसे जॉब निकाली है और हम चाहते हैं कि हमारे लोकल रेजिडेंट के लोग ही इस जॉब को भरें। तो वो अपने जॉब में ऐसा लिख सकते हैं कि ओनली आंध्रा रेजिडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, इतना ही लिख सकते हैं। वो ये नहीं लिखेंगे कि ये नहीं भरेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट को राइट देता है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कि आप रेजिडेंट की बेस पर, यानी रहने आप कहाँ रह रहे हैं, ज्यादातर ये साउथ या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लागू होता है, बिकॉज यूपी बिहार जो ऊपर नॉर्थ की जो है वो तो ज्यादा हिंदी ही है, हिंदी ही समझते हैं। और जो साउथ में है लैंग्वेज एक बैरियर है, वहां पर तमिल तेलुगु मलयालम वहां है आनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में उनकी अलग लैंग्वेज चलती है। ठीक है, तो वहां उन क्लरिकल जॉब्स के लिए रेजिडेंट एक ग्राउंड बना सकते हैं कि आप इस अगर रेजिडेंट से बिलोंग करते हैं, आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं फॉर दिस सर्टेन कैटेगरीज ओनली। तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पार्लियामेंट को देता है और ये लॉ भी पार्लियामेंट ही बना सकती है, स्टेट अपने आप नहीं बना सकती। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। वो क्या बोलता है, वो रिजर्वेशन सिस्टम पर है, यानी कि जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो क्या मेरा पहला क्वेश्चन था इंट्रो में कि क्या रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है जो सबको ही दिया जाएगा, यानी बैकवर्ड क्लास को दिया जाएगा? तो आंसर इसका नहीं, रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आपको दिया जा रहा है रिजर्वेशन बिकॉज यू बिलोंग टू अ सर्टेन बैकवर्ड क्लास, क्योंकि आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, आपका राइट नहीं है। जब आप उस दायरे से बाहर आ जाएंगे तो आपका रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ये बोलता है कि हमें रिजर्वेशन देना है, यानी रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देना है, किसको? बैकवर्ड क्लासेस को, जैसे SC ST। ठीक है, अब इसमें OBC भी आई थी या है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे OBC कैसे लाया गया था, OBC को बैकवर्ड क्लासेस में। पर हम फिलहाल बात करते हैं SC ST की। ठीक है, हमने आर्टिकल 50 में पढ़ा था कि SC ST को इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस एक तरीका घोषित करा हुआ, सर्टेन क्लासेस को, सर्टेन ग्रुप ऑफ क्लासेस को इन्होंने बोला है कि बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ये और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। कैसे? क्योंकि सोशली भी इनको इन्फीरियरिटी महसूस कराई गई है, इन्फीरियर माना गया है। एजुकेशनली कैसे है कि इनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइडेड है, जनरेशन बाय जनरेशन इनके में एजुकेशन है ही नहीं, तो इनको एजुकेशन और सोशल एक वेलबींग बनाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, जिससे वो बराबर जितनी भी अदर कास्ट हैं उनके वो बराबर आ सकें। सेकेंडली क्या है कि उनके परसेंट काउंट, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनका कितना योगदान है, कितना उनका परसेंट है। अगर उनका परसेंट कम है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो हम उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे उनका 50% अगर बाई पॉपुलेशन है, उसमें से 50% SC ST हैं फॉर एग्जाम्पल,
और उनका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी सरकारी नौकरी में उनका परसेंट बहुत कम है, 0.3%, 0.4% है, 1% है, तो यानी बहुत कम है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उनको बढ़ावा देने के लिए कि आप बैठिए जॉब में, तो उनको जो है रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि एक पूरा उठेगा, पूरा एक कास्ट ए ऊपर जाएगी और एक कोई दूसरी कास्ट नीचे रहेगी, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ये हमने आर्टिकल 14 से बात करते आए। इक्वालिटी हम क्यों दे रहे हैं कि जिससे हमारा हर सिटीजन इक्वल महसूस करे, चाहे वो लॉ के मामले में हो, चाहे वो गवर्नमेंट के मामले में हो, चाहे इंडिविजुअल हो। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा ही है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सरकार यानी कॉन्स्टिट्यूशन चाहती है, सरकार को ये निर्देश देती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल बताते हैं कि आपको रिजर्वेशन देना है, बैकवर्ड क्लास को आप दीजिए, वो गवर्नमेंट की चॉइस है, कंपल्शन नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। कोई भी जाकर ये नहीं कहेगा कि मैं सर्टेन बैकवर्ड क्लास से हूं, मुझे मेरा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन नहीं है, ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दे सकते हैं, उन्हें उठाने के लिए। देना नहीं देना वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये आइडेंटिफाई कौन करता है कि कौन एससी है कौन एसटी है? ये प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एससी एसटी को बिलोंग करते हैं, कौन सी बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं। ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि फलाना कास्ट बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लास, फलाना क्लास गोज टू जनरल और समथिंग एल्स। ओके, सो दिस इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ओबीसी है, ओबीसी इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट। अगर कोई सेंट्रल में ओबीसी लिस्ट में है तो जरूरी नहीं वो स्टेट की लिस्ट में भी हो, अगर कोई स्टेट की लिस्ट में ओबीसी में है जरूरी नहीं वो सेंट्रल की लिस्ट में भी हो। तो ठीक है, ओबीसी कैसे आया वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल बैकवर्ड क्लास को एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन सिस्टम ये राइट देता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। और ये कैसे डिसाइड होगा कि कास्ट ए, सपोज एग्जांपल ले कि कास्ट ए बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लास, ये कैसे डिसाइड होता है? तो जैसे मैंने बात करी, अगर कोई भी कास्ट सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड हो, जो मैंने डिस्कस किया था, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हो, एंड सेकेंडली उनका परसेंट काउंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी सरकारी नौकरी में बैठने का या सरकारी नौकरी में होने का परसेंट बहुत कम है, लेस परसेंट काउंट है, तो वो कास्ट ए बैकवर्ड क्लास में काउंट होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी कास्ट सोशली या एजुकेशन बैकवर्ड है, इसका मतलब ये नहीं उसको रिजर्वेशन मिलेगा। उसका सेकंड जो कैटेगरी है कि परसेंट काउंट कितना है उसका, यानी वो जॉब में यानी वो सरकारी नौकरी में कितना उसका परसेंट है, वो कितना है। सपोज 50 लोग हैं किसी जॉब में, ठीक है, जहां 45 या सपोज 48 लोग जो है किसी समथिंग XYZ कास्ट से हैं और कास्ट ए के सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो परसेंट काउंट उनका कम हुआ। ठीक है, पॉपुलेशन तो ज्यादा है, परसेंट काउंट कम हुआ, तो उस कास्ट ए को हम यहाँ पर रिजर्वेशन देते हैं। यानी जो 16(4) ये बोलता है गवर्नमेंट को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं उनका परसेंट अगर गवर्नमेंट जॉब में कम है। अगर उनका परसेंट बढ़ता जाएगा, 2 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया और वो इक्वल होते जाएंगे, 10 से 15 हो गया, तो आप रिजर्वेशन हटा देंगे। पर गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है ड्यू टू वोट बैंक, उनका वोट खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर 2 ही चीजें से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कास्ट ए जो है बैकवर्ड क्लास में काउंट होगी या नहीं, और ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये बोलता है। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4A भी है जो हम बीपी मंडल कमीशन के बाद लाया गया था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम केस बीपी मंडल कमीशन केस डिस्कस करेंगे, तो हम इसके बाद का 4A हम तब डिस्कस करेंगे क्योंकि वो उससे रिलेट करता है। अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 5। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 5, आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या बोलता है कि इट एम्पावर स्टेट टू प्रिस्क्राइब रिलीजन एज अ ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन इन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये एक्सेप्शन हो सकता है 16 क्लॉज 2 का, जैसे रेजिडेंस था। हमने 16 क्लॉज 2 में 7 कैटेगरीज बताई थी कि इस बेस पर कोई भी स्टेट जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 रेजिडेंस के बेस पे था,
कि आप अगर कि आप रेजिडेंट पे बिलोंग करते हैं तो आप क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं था एक तरीके से, वो एक वो इंपॉर्टेंट उन्होंने बता दिया कि ये नोट दे दिया कि आप कोई स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप ये एग्जाम भर सकते हैं। नहीं फिल्टर आउट नहीं किया उन्होंने, नो वर्ड का यूज नहीं किया है। ऐसे ही 16 क्लॉज 5 ये बोलता है कि आप पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो ही आपको सर्टेन कैटेगरीज में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गया 16 क्लॉज 2 का, ठीक है। उससे उलट जा रहा है, वहां मना कर रहा था पर यहां बोल रहा है कि रिलीजन एक ग्राउंड हो सकता है। अब कैसे हो सकता है हम एग्जाम्पल समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल पुरी टेम्पल जो उड़ीसा में है, ठीक है। अब जो वहां के जो पुजारी है, प्रीस्ट है, दे गेट द सैलरी अकॉर्डिंग टू द स्टेट। उन्हें सरकारी नौकरी के हिसाब से सैलरी मिलती है, वो एक तरीके से सरकारी नौकरी होगी उनके लिए। जब सैलरी उन्हें स्टेट दे रही है, सरकार दे रही है, और वैसे ही दे रही है जैसे बाकी को देती है, तो वो एक तरीके से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो गए, सरकारी नौकरी है उनकी। तो उन्होंने सर्टेन कैटेगरी, कैसे सर्टेन कैटेगरी यहाँ है वो एग्जाम्पल से आप समझिए। अब पूरी टेम्पल में पुजारी बनने के लिए यानी प्रीस्ट बनने के लिए यू हैव टू बी हिंदू, बॉर्न हिंदू। अगर आपको किसी मंदिर पुजारी बनना है तो उन्होंने ये रख दिया कि कैसे रिलीजन यहाँ आया कि फॉर पूरी टेम्पल फॉर प्रीस्ट बनने के लिए यानी पुजारी बनने के लिए यू हैव टू बी बॉर्न हिंदू। तो रिलीजन एक सर्टेन कैटेगरी हो गई यहाँ पर, ठीक है। पर वो किसी किसी कैटेगरी में क्यों है, क्योंकि यहाँ अगर पूरी किसी मंदिर का पुजारी बनने के लिए तो यू हैव टू बी हिंदू, तो एक रिलीजन यहाँ पे कैटेगराइज हो गई, मजबूरी है वहां पर। उन्होंने ये तो नहीं बोला ये नहीं, कास्ट नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, उन्होंने कंडीशन लगा दी। सो पूरी टेम्पल में प्रीस्ट बनने के लिए, पुजारी बनने के लिए यू हैव टू क्वालिफाई दिस सर्टेन कैटेगरी, दैट इज यू हैव टू बी बॉर्न हिंदू, यानी आपको हिंदू होना पड़ेगा। ऐसे ही वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड उसमें मेंबर्स के लिए क्या है, मुस्लिम होना जरूरी है। उन्होंने ये तो नहीं बोला इस एग्जाम्पल में कि टेम्पल में कि मुस्लिम्स अलाउड नहीं है, सिख अलाउड नहीं है। उन्हें बोला है कि पुजारी बनने के लिए यू हैव टू बी हिंदू, नो का वर्ड तो यूज नहीं किया है। तो इसलिए रिलीजन सर्टेन कैटेगरीज में एक रिलीजन को हम डाल देते हैं। वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के लिए यू हैव टू बी बॉर्न मुस्लिम, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला हिंदू अलाउड नहीं है इस बोर्ड में, सिख अलाउड नहीं है, क्रिश्चियन अलाउड नहीं है, XYZ कास्ट अलाउड नहीं है। उन्होंने बोला वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के लिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड अंडर काम किसके करती है, गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के लिए यू हैव टू बी बॉर्न मुस्लिम, ठीक है। तो उन्होंने कैटेगरी लिख दी, एक रिलीजन को कैटेगराइज कर दिया कि फॉर दिस सर्टेन जॉब यू हैव टू बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन, ठीक है। नो का वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने कि मुस्लिम अलाउ नहीं है, हिंदू अलाउ नहीं है, पर इसका बनने के लिए हिंदू होना आपको जरूरी है। तो आपको समझ में आया, आप रिलेट करा आपने कि रिलीजन कैसे कैटेगरी बना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। जैसे यूपीएससी में आप देखेंगे, यूपीएससी का एग्जाम की आप तैयारी करने हैं तो यूपीएससी में बैठने के लिए यू हैव टू मिनिमम ग्रेजुएट। अगर कोई 10th क्लास का बच्चा उठ के बोलने लगा कि मुझे बैठने को मना किया गया है, तो ये तो नहीं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उन्होंने कैटेगरी कर दी कि मिनिमम ग्रेजुएट आपको होना जरूरी है। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि ग्रेजुएशन इसमें होनी चाहिए, ग्रेजुएशन उसमें होनी चाहिए, और आप ग्रेजुएट हिस्ट्री में तो ही बैठेंगे, आप ग्रेजुएट साइंस में तो आप नहीं बैठेंगे। ऐसा अगर वो करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। अगर 10th क्लास का बच्चा उठ के आएगा कि मुझे डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है, मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा है कि मैं 10th क्लास को बिलोंग करता हूं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि मिनिमम, एक बेस बनाया कि मिनिमम आपको ये होना जरूरी है। तो ऐसे ही इस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी कुछ टेम्पल्स, कुछ बोर्ड ऐसे काम करते हैं स्टेट में, तो उसके लिए आपको यू हैव टू क्वालिफाई दी सर्टेन कैटेगरी, ठीक है। 16 क्लॉज 5 ये बोलता है। अब हमारा लास्ट आर्टिकल जो है 16 क्लॉज 6, हम उसे डिस्कस करते हैं। अब हमारा लास्ट आर्टिकल 16 में सब क्लॉज क्या है, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 बोलता है कि इट एम्पावर्स स्टेट इन गवर्नमेंट जॉब अप टू 10% शुड बी रिजर्व ऑफ फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है।
किसके थ्रू? 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये लाया गया था कि 10% जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व होगा। ठीक है, अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन है, SC ST है या फिर कोई भी नहीं है या सारे हैं या फिर कॉम्बिनेशन है, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन किस कैटेगराइज में है? कमेंट में आप आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। ठीक है, बाकी के लिए तो रिजर्वेशन है ही। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी में एक सर्टेन उन्होंने लिमिट बना दी, अगर आप इससे बिलो दिस लाइन अगर आप जा रहे हैं तो यू बिलोंग टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हर बार लिमिट चेंज होती है। ठीक है, एक उन्होंने इनकम की, एक एवरेज इनकम की उन्होंने एक बेंचमार्क सेट की, एक एज, एक लिमिट बनाई है। अगर आप उससे नीचे हैं, बिलो उस लाइन से नीचे हैं, तो यू बिलोंग टू द EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। और उन लोगों के लिए, उन क्लास लोगों के लिए आप 10% रिजर्व करेंगे, किसमें? गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, ये आया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये जनरल वालों के लिए है। इसके लिए पिटीशन ऑलरेडी फाइल्ड है कि EWS में इतना 10% क्यों है या कितना नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जितने भी आर्टिकल 16 में क्लॉजेस थे 1 से लेकर 6 तक हमने आज कवर किए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।